नमस्कार दोस्तों, वेदित्या सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जून में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इसको लेकर ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम लोगों ने सम्मिलित किया है। तो शुरुआत दीपिका कुमारी, जो कि एक आर्चरी एथलीट हैं। इन्होंने पेरिस में होने वाले आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है और ये झारखंड की रहने वाली हैं। इनका रिकॉर्ड पहले भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि ओलंपिक में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। तो ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे हुआ। तो ये पेरिस में हुआ और इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता। तो दीपिका कुमारी, जो भारतीय तीरंदाज हैं, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। अभी जून में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ, जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इसमें न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट से जीत गई और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की विजेता बनी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार खेला गया था वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और इसमें न्यूजीलैंड की टीम जीती है। ये टेस्ट चैम्पियनशिप 18 जून से 23 जून के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। इसमें जनरली 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, लेकिन इसमें एक रिजर्व डे का भी प्रयोजन आया कि एक छठे दिन जो है रिजर्व डे जो के रूप में इसको लिया गया। और ये 23 जून 2021 का दिन था, जिस दिन रिजर्व डे टेस्ट चैम्पियनशिप में रखा गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि रिजर्व डे जो है टेस्ट चैम्पियनशिप के दिन कौन सा दिन था। तो वो था 23 जून 2021। 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने जीता और इसका विजेता न्यूजीलैंड बना, जो कि इस पिक में दिख रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बीपीएससी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में है, तो 2032 ओलंपिक का आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, जिसका अनाउंसमेंट अभी जून में ही किया गया है। तो ये इस पर भी आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। जैन गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही के दिनों में किया है। जैन गार्डन अहमदाबाद में है, जो जापानी स्टाइल में इसको मिनी जापान भी की संज्ञा दी है। और ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि जैन गार्डन ये अहमदाबाद में है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इस पर भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिसे मिनी जापान की संज्ञा इन्होंने दी है। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने जून के मंथ में 2 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने 2 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। एक तो इन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का थीम दिया था, वैक्सीनेशन के लिए।
जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, और ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा था हर जगह। बिहार में भी इसको अपनाया गया था। बिहार में भी बूथ पर वैक्सीनेशन कराने का काफ़ी प्रचार किया गया। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया थीम था। और दूसरा, इन्होंने 5,000 यूथ को थर्ड वेव के लिए तैयार किया है। थर्ड वेव जो आने वाली है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि कोविड-19 की थर्ड वेव आने वाली है, तो इसके लिए 5,000 यूथ को इन्होंने ट्रेंड किया है। और ये जो 5,000 यूथ हैं, ये बाद में उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये काम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है और ये हो सकता है ये थीम आ जाए या ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जून के मंथ में इजराइल में इलेक्शन हुआ और जहाँ चेंजेज हुआ, ये जो शख्स हैं ये अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, और ये अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, लेकिन अब इनको हटाकर ये नेफ्ताली बेनेट जो हैं वो जीत गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया का इजराइल के साथ संबंध काफ़ी अच्छा रहा है हाल की। जून के मंथ में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 2 बड़े अनाउंसमेंट किए। एक तो 1.1 लाख करोड़ 1.1 लाख करोड़ का लोन जो है वो कोविड सेक्टर को देने का वो इन्होंने किया। कोविड सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ का लोन। वही कोविड से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होती है या हो सकती है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये अनाउंसमेंट इन्होंने एक किया। और दूसरा अनाउंसमेंट इन्होंने किया 1.5 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये 2 अनाउंसमेंट अभी हाल के दिनों में इन्होंने किए हैं। इस पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए और इन 2 अनाउंसमेंट को आप लोग जरूर इस पर नज़र रखिए। 2021 का मान बुकर प्राइज़ जो है, द मैन बुकर, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी कहते हैं, वो फ्रेंच राइटर को दिया गया है जिनका नाम है डेविड ट्यूब। इन्होंने जिस रचना के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, वो जिस रचना के लिए इनको दिया गया है उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। ये इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसमें 2 सोल्जर जो सेनेगल के सोल्जर हैं, इनके बारे में लिखी है। 2 सोल्जर के बारे में स्टोरी है, इसके बारे में लिखा है। और इन्हें इस साल का 2021 का मान बुकर प्राइज़ जो है, द मैन बुकर अवार्ड, वो दिया गया है। तो इस पे आप लोगों की नज़र होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। इस बार का पुलित्ज़र अवार्ड जो है वो भारतीय मूल के मेघा राजगोपालन को मिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2021 का पुलित्ज़र अवार्ड जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है जो यूएस में दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए। तो ये भारतीय मूल के मेघा राजगोपालन को दिया गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार के लिए।
मेघा राजगोपालन को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, गोवा को इंडिया में रेबीज फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया है और ये लगातार 3 साल रेबीज से संक्रमित ना होने वाले लोगों के कारण इसे घोषित किया गया है। तो गोवा जो है ये भारत का स्टेट है जिसे रेबीज फ्री घोषित कर दिया गया। 2021 का स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है स्टेट में देखें तो हम लोग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी का स्टेट लेवल का अवार्ड दिया गया है इस बार। तो इस पे आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। पहली पोजीशन है इसकी, सेकंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड पे है तमिलनाडु। तो ये आप लोग देखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इंदौर जो है और सूरत इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। तो शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत ये स्मार्ट सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 है। दोस्तों, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है वो ट्विटर और रविशंकर प्रसाद के साथ हुआ है। ट्विटर और रविशंकर प्रसाद के बीच में जो एक जंग सी चल रही है, ये टूलकिट के मामले को लेकर से शुरू हुई थी। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक दिन कुछ देर के लिए रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे कानून मंत्री हैं, इनका अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ट्विटर पे बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, हमारे देश के कानून मंत्री हैं, और इनका अकाउंट ब्लॉक करना ये बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ट्विटर ने किस मंत्री का अकाउंट में जो सैन्य अभ्यास होते हैं, तो इंडिया और यूएसए के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज हुई है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएसए के साथ अगर कुछ भी एक्सरसाइज होता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पे आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो जून में नौसेना का एक्सरसाइज हुआ है, सैन्य अभ्यास, वो कहाँ हुआ है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग दिवस। और ये इस बार भी मनाया गया था जिसका थीम था योगा फॉर वेलनेस। तो इसके थीम के बारे में आप लोग देख लीजिए। और इसी दिन मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया था। ये योगा के लिए है, योगा की सारी बातें इसमें अवेलेबल हैं। तो ये 2015 से हम लोग जानते हैं कि योगा दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को नॉर्थ पोल में जो उत्तरी गोलार्ध है, इधर बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ऐप के माध्यम से ये योगा दिवस। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखें तो इब्राहिम रईसी, ये ईरान के नए राष्ट्रपति इनको चुना गया है। और ईरान के साथ हमारे देश का संबंध काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिस पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके लिए एडीबी ने काफ़ी लोन दिया है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसके लिए लोन मिला है एडीबी से। और ये महत्वपूर्ण घटना हो जाती है
टोटल $484 मिलियन का लोन मिला है एडीबी की तरफ से। तो ये इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक के लिए एक गाना कंपोज किया गया है जो हाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका नाम है तू ठान ले। तू ठान ले गाना टोक्यो ओलंपिक के लिए किया गया है और इसको कंपोज किया है प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने। तो ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है और इस पे आप लोग इसको नज़र रखिए। अभी हाल के दिनों में जम्मू और कश्मीर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जम्मू और कश्मीर का डीलिमिटेशन करने की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है। दोस्तों, डीलिमिटेशन जो होता है, परिसीमन, ये जनरली इसमें लोकसभा या विधानसभा की सीटें जो होती हैं उनके क्षेत्र में बदलाव किया जाता है, उनके एरिया में थोड़ा बदलाव किया जाता है, तो इसी को परिसीमन कहते हैं। और ये ज़रूरत पड़ने पर ईसीआई के डिमांड पर की जाती है और एक पैनल बैठती है जो इसको तय करती है और इस पैनल की बात को मानना अनिवार्य होता है। तो ये परिसीमन की बात अभी जम्मू कश्मीर के लिए की जा रही है, इसलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि किस राज्य के लिए परिसीमन की बात अभी ईसीआई जो है द्वारा की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर के परिसीमन की बात की जा रही है, इसको आप लोग देखते रहिए। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत ने $32 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लिया है और ये मिजोरम में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए ये लोन इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लिया है। तो इस पे आप लोगों की नज़र होनी चाहिए कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन किसके लिए लिया है, तो मिजोरम के लिए और वहाँ के हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए ये लोन लिया गया है। जो वहाँ के वल्नरेबल सेक्शन जो हैं, संकटापन्न लोग हैं, उनके लिए, उनके हेल्थ में सुधार के लिए ये लोन लिया गया है। तो इंडिया और फिजी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके तहत ये हुआ इंडिया और फिजी के बीच में। इसके तहत ये किया गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सुधार की बात की गई और इससे रिलेटेड जो भी हैं उनमें सुधार की बात की गई। तो इंडिया और फिजी के बीच में हुआ है, एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर, कृषि में सुधार की बात की गई है। तो एक और जो उनमें महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि मलेशिया अब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया के लिए। इससे पहले इंडोनेशिया था जो क्रूड पाल्म ऑयल है, ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट होता था और अब इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए मलेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जून में घटना ये हुई कि जो यूएन है वो 2030 के लिए इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किया है, एसडीजी जिसे कहते हैं। ये यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया की कंडीशन जो है वो टोटल 117 है, 117वें स्थान पे इंडिया है। तो ये इंडेक्स वाले सेक्शन में ये सवाल पूछा जाता है और ये तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए जो डिसाइड किया गया था उसमें भारत की पोजीशन 117 थी, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसमें भारत की पोजीशन जो है वो 120 है। टोटल 165 देश में भारत की पोजीशन 120 है। तो इंडेक्स के सेक्शन से ये
इस पे भी हम लोगों की नज़र होनी चाहिए। इंडिया 120वें पोजीशन पे है। दोस्तों अभी हाल के दिनों में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज किया गया है और ये गल्फ़ ऑफ अडान में किया गया है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है एरिया भी और ये एक्सरसाइज भी। भारतीय नौसेना अभ्यास है ये, और ये गल्फ़ ऑफ अडान जो है अडान की खाड़ी में किया गया है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए जून में किया गया है ये, तो इसके बारे में हम लोगों की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि आशीष चंद्रोकर को WTO मिशन के लिए एज ए डायरेक्टर के रूप में भेजा जा रहा है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है एज ए डायरेक्टर। ये WTO मिशन पे जा रहे हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है और वर्ल्ड की ट्रेड में किस तरह का इशू होता है इसको ये लोग देखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगा दी जाती है, टैक्स लगा दिए जाती है, या फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होता है इस पर नज़र रहती है। तो आशीष चंद्रोकर को WTO मिशन के लिए भेजा जा रहा है। और दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि इंडिया और USA के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का एक समझौता हुआ है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनर्जी की पूर्ति को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है इसका समझौता भारत ने किसके साथ किया है, तो USA के साथ किया है। इस पर हम लोगों की नज़र होनी चाहिए। दोस्तों भारत ने भूटान के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए एक समझौता किया है और MOU साइन किया है इसके लिए। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूटान हमारा पड़ोसी देश है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये समझौता किया गया है और ये हमें पता होना चाहिए। तो जून में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का रिज़ल्ट जारी हुआ है जिसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो 43वीं है और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि इंडिया ने 43rd जो है पोजीशन गेन की है। इसमें फर्स्ट रैंक पे स्वीडन है, सेकंड पे स्विट्ज़रलैंड, थर्ड पे डेनमार्क है। दोस्तों जून में एक तुलु भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में लाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और ये भाषा अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं आती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भोजपुरी को लेकर भी काफ़ी बार डिबेट हुआ है कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो तुलु जो भाषा है ये बेसिकली कर्नाटक और केरला में बोली जाती है। तो अभी चर्चा का विषय बना। G7 कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को लेकर जो पहले से विवाद चला आ रहा था, तो उसमें जो टेम्परेचर है क्लाइमेट चेंज को लेकर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर रखने की बात की है और ये एक मानक स्थापित किया गया है कि इस पे सभी देश जो G7 के सारे देश जो हैं इस बात पर एग्री हैं। दोस्तों
हमेशा जब भी G7 की बात होती है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जाहिर है बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको कम करने की बात की जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने की बात की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है, इसने बिटकॉइन जो इलीगल होती है, जिसे लीगल अभी नहीं माना गया है और ये काफ़ी ज़्यादा चलती है। नोटबंदी के समय में भी बिटकॉइन की काफ़ी चर्चा हुई थी और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिटकॉइन से सवाल किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है कि ये वहाँ पे अब लीगल टेंडर है, और ये कंट्री है एल सल्वाडोर। अभी हाल के दिनों में एक और घटना जो चर्चा का विषय बनी, ये रही कि उड़ीसा पहला ऐसा स्टेट है जो जहाँ तीनों तरह के क्रोकोडाइल जो हैं, घड़ियाल, तीनों तरह के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, और ये पहला इकलौता अकेला स्टेट है जहाँ पे तीनों तरह के घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना है और न्यूज हो सकता है। तो इसमें सॉल्ट पानी में रहने वाले घड़ियाल भी मिलते हैं यहाँ मीठे पानी वाले घड़ियाल भी मिलते हैं में रहने वाले, और एक इनसे थोड़ा मझले साइज के घड़ियाल होते हैं जिन्हें यहाँ पाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा में तीनों तरह के घड़ियाल मिलते हैं, और इसको आप लोग एक बारी देख लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों, हम लोगों ने आज जून महीने में क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा की। ये आप लोगों को इनके बारे में मालूम होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकते हैं। तो मिलते हैं और करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।